हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारी इलेक्शन 2024 की सीरीज चल रही है। नई गवर्नमेंट आने वाली है और रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का जो शोबा है वो डाउनफॉल का शिकार है। और हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं कि कौन से अहम पॉइंट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो इस इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ रही हैं। इनकरेज किया जा सकता है तमाम लोगों को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, और क्या नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है, अगली गवर्नमेंट क्या इकदाम कर सकती है। जी, मेरा नाम है यूसुफ रियल एस्टेट वाला और मेरा ताल्लुक है ज़रा.pk से। हम इस पे आपको कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी की मालूमात देते हैं। मेरी ज़्यादातर एक्सपर्टीज़ है रियल एस्टेट में। वैसे मेरी कंपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन भी करती है। पिछले इस 2 साल में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के 2 से 3 साल 4 साल में कंस्ट्रक्शन के अरूज व ज़वाल को देखा है कि कैसे अशिया जो हैं वो की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जो कंस्ट्रक्शन का जो मटीरियल है। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ चेंज हुई है कुछ अरसे में, वो है जी कीमतें तमाम चीज़ों की बढ़ी हैं और कंस्ट्रक्शन की जो प्राइसेस बढ़ी हैं इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन की लोग जो है ना अब 10 बार सोचते हैं अपना घर बनाने से पहले। और लोगों की रेंज में जो पहले 10 मरले का घर आता था आजकल 5 मरले का आ रहा है। जो घर आपका पहले 45 लाख रुपए में फिनिश हो जाता था आज वो 1 करोड़ रुपए में भी फिनिश नहीं होता। ये बड़ी चेंजेस आई हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो ये कर सकती है कि सबसे पहले जी आप कंस्ट्रक्शन को रिवाइव करें, इस इंडस्ट्री को, कंस्ट्रक्शन को इनकरेज करें। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? उसके लिए करना आपको ये पड़ेगा जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके ऊपर टैक्सेशन को रिलीज किया जाए। अब आप सोचेंगे कि जी आप जो है ना, ये तो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोगों की बात है कि अपना घर बनाना, तो हम उनको रिलीफ क्यों दे रहे हैं? हम उनको रिलीफ इसलिए दे रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन के साथ 40 से 45 किस्म की इंडस्ट्रीज इसके साथ मुंसलिक हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैं सबसे बड़ी बात करता हूँ, आपकी जो सीमेंट फैक्ट्री होती है उसमें 25 से 30 हज़ार लोग सिर्फ एक सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हो। आपकी जो ब्रिक इंडस्ट्री है उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं? आपकी जो मटीरियल्स जितने भी बन रहे हैं उसमें आपका एक घर होता है, एक घर में 45 किस्म के मटीरियल लगते हैं। मैं एक कील से लेकर और हर चीज़ की बात कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ फिनिश मटीरियल की बात कर रहा हूँ। उसका रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए एक पीछे कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। ये जो आपकी लोअर मिडिल क्लास पे लाजमी इफेक्ट करती है, आपकी लोअर क्लास पे बहुत इफेक्ट करती है, आपकी लेबर क्लास पे इसका जो डाउनफॉल है वो बहुत इफेक्ट किया है। आप इसको रेज कर सकते हैं। आप रेज ऐसे कर सकते हैं कि जो लोग घर बनाना चाहते हैं उनको जी आप टैक्सेशन की छूट दे दें। जो लोग आपको अपने रहने के लिए अगर घर बना रहे हैं उसको टैक्सेशन की छूट दे दें। आप उसमें जो है ना टैक्सेस उसके माफ़ कर दें कि जी जो घर में वो कराएगा अपने नाम पे कराएगा उसके लिए वो माफ़ कर दें। तो आप कोशिश करें कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जितने टैक्सेस लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा टैक्सेस लगे हुए हैं, सेल्स टैक्स लगता है, ठीक है, GST लग रहा होता है, जनरल सेल्स टैक्स होता है, और इसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स होता है जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करा रहे होते हैं। तो उससे ये तमाम चीज़ें आप रिलीव करेंगे तो ये रिलीफ डायरेक्टली जाएगा उस बंदे को, जो बंदा घर बना रहा होगा उसको इनकरेज होगा कि वो घर बना सकता है। ओवरसीज पाकिस्तानीज की जी मैं बहुत बात करता हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए अनफॉर्चुनेटली उनको समझा जाता है कि वो एक स्पेसिफिकली टिपिकल पार्टी से की तरफ बाइस्ड है, लेकिन उनके लिए काम करना हमें बहुत लाजमी है क्योंकि वो देते हैं हमें फॉरेन एक्सचेंज, और वो फॉरेन एक्सचेंज हमें तब देंगे। देखे जो लैंड की जो है ना वो बड़ी इमोशनल वैल्यू होती है। मेरा अगर ताल्लुक रावलपिंडी से है, इस्लामाबाद से है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरा घर कराची में हो, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा मेरा घर जो है वो स्पेन में हो। तो भाई मेरा अगर आबाई घर पिंडी में है तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो है ना एक घर पिंडी में भी होना चाहिए। तो लैंड की उस इमोशनल वैल्यू को आप कैश करें, आप लोगों को इनकरेज करें, आप लोगों को इधर प्रॉपर्टी बनाने में मदद करें, और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिवाइव करने से आपका बहुत तबका जो है ना वो आपका वापस काम पे लग जाएगा। तो ये मेरी अगली गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिवाइव करें। लास्ट गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसके ऊपर काम किया था। उसमें जी उन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की थी, और एमनेस्टी स्कीम में उन्होंने कहा था कि जी जो भी बंदा अपना पैसा लेके आता है, डिक्लेयर करता है, वो बड़ी अच्छी स्कीम थी कि आप एमनेस्टी में लोगों को कम से कम डिक्लेयर तो करा रहे थे। आपके लिए डिक्लेयर करने के सिर्फ 2 मेथड्स होते हैं, या तो आप डीमोनेटाइजेशन कर लें। डीमोनेटाइजेशन इस टाइम पे बहुत बड़ा एक ब्लंडर होगा कि आप डीमोनेटाइजेशन कर देंगे तो क्योस फैल जाएगा। दूसरा आपके पास हल ये है कि आप एमनेस्टीज दे लोगों को कहें भाई आओ
कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना यार, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, कोई ना कोई कुछ तो डिक्लेयर कराएगा। अगर वो 10 करोड़ रुपए अपना डिक्लेयर करा रहा है, उस पर मिनिस्ट्री ले रहा है, तो वो 10 करोड़ रुपए के अगेंस्ट उसे कुछ देना पड़ेगा, और वो 10 करोड़ रुपया उसका वाइट हो जाएगा ब्लैक से। वाइट का मतलब वो टैक्स्ड मनी हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना आपने वो देखनी है। और इसी तरह की जी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पेज को फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको कहूँगा कि जी एक और आखिरी मैसेज के लाजमी वोट करें। आप जिस पार्टी को भी वोट करना चाहते हैं, अपने वोट को ज़ाया ना कीजिएगा। अपने वोट वाले दिन आपने सुस्ती कायली का शिकार नहीं होना और जाना है और पोलिंग स्टेशन में वोट डालना है। आप मुल्क की किस्मत चेंज कर सकें, किसी भी पार्टी को वोट करना चाहते हैं, डजेंट मैटर, आप वोट करें, लेकिन लाजमी अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का लाजमी ख्याल रखें कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। इंशाल्लाह जी इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए अगली सीरीज़ देखिएगा। 3-4 दिन में बड़े अहम टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट।